महत्वपूर्ण योजनाएं, सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम। महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम अगस्त 2025 तक का अपडेट दिया हुआ है। भारत सरकार देश की समावेशी विकास और जन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। ये योजनाएं समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसान, महिलाएं, बच्चे, गरीब, वंचित और युवा को लक्षित करती है। इनका उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और देश के समग्र बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा तैयार और कार्यान्वित किए जाते हैं, जो अक्सर एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनमें से कई योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इस अध्ययन सामग्री में हम भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं और अगस्त 2025 तक की नवीनतम जानकारियों को शामिल करते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। उद्देश्य है देश के हर परिवार तक बैंकिंग सेवाओं, बचत जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: जीरो बैलेंस खाते की शुरुआत, रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 28 तारीख 8वां महीना 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए 2 लाख रुपए, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है, 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं 6 महीने के संतोषजनक संचालन के बाद दिया जाता है। नवीनतम अपडेट 2025 वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग सभी पात्र परिवारों के पास बैंक खाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के लिए एक प्रमुख माध्यम बन गई है। दूसरा है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्य विशेषता 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। ग्राहक की आयु के आधार पर निश्चित मासिक योगदान है। 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 रुपये तक की निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देता है। ग्राहक की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को पेंशन की पूरी जमा राशि मिलती है। नवीनतम अपडेट इस योजना के असंगठित क्षेत्र के लाखों लोगों को वृद्धावस्था सुरक्षित प्रदान करने में मदद की है। सरकार द्वारा ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई है। कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करता है। इसकी विशेषता 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक खाता धारक पात्र हैं। इसके 20 प्रति वर्ष यानी पहले 12 का न्यूनतम प्रीमियम है। दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए का कवरेज देता है। आंशिक विकलांगता 1 लाख रुपए का कवरेज है। और नवीनतम अपडेट इसका ये है कि बड़ी संख्या में लोगों को दुर्घटना के बीमा के दायरे में लाया गया है, जिससे कमज़ोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा मिली है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसकी 18 से 50 वर्ष तक की आयु के बैंक धारक पात्र हैं। 436 प्रति वर्ष का प्रीमियम है। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवरेज देता है। नवीनतम अपडेट के मामले में बीमा कवरेज का विस्तार करने और असामयिक मृत्यु के मामले में परिवार को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत सितंबर 2018 को हुई थी। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों यानी SC, CE,
डेटा के अनुसार को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। मुख्य विशेषता प्रति परिवार व्यक्ति प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज देना है। 1350 से अधिक मेडिकल पैकेजों के लिए कवरेज, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर पहले और बाद के खर्च शामिल हैं। नकदी रहित और कागज रहित उपचार है। पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जाता है। नवीनतम अपडेट और लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और कई राज्यों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का विस्तार करते हुए अधिक प्रक्रियाओं और बीमारियों को शामिल किया जाता रहा है। मिशन इंद्रधनुष शुरुआत इसकी 25 सितंबर 2024 को ही हुई है। उन बच्चों को गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कराना जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूट गए हैं या आंशिक रूप से प्रतिरक्षित हैं। इसकी मुख्य विशेषता है कि पहले 7 बीमारियों यानी डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी को कवर करता है। अब 12 बीमारियों जैसे जापानी एन्सेफ्लाइटिस, रोटावायरस, HIV, PCV, IPV सहित को कवर करता है। उच्च प्राथमिकता वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित है। टीकाकरण कवरेज में वृद्धि के लिए सघन प्रयास है। नवीनतम अपडेट 2025 टीकाकरण कवरेज में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में सघन मिशन इंद्रधनुष IMI के विभिन्न चरण सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं। अगस्त 2025 में बच्चों को 11 निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं और अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए IEC गतिविधियां की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान SBM इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई है। उद्देश्य महात्मा गांधी को 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना। मुख्य विशेषता स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण खुले में शौच यानी मुक्त ODF भारत बनाना है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय सुविधाओं का निर्माण, स्वच्छता जागरूकता करना है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी क्षेत्रों में कचरा मुक्त यानी गार्बेज फ्री और जल सुरक्षित यानी वाटर सेफ शहरों का लक्ष्य, जिसका उद्देश्य 2026 तक सभी शहरों को ODF प्लस और ODF प्लस प्लस बनाना है। नवीनतम अपडेट के अनुसार खुले में शौच से मुक्त एक बड़ी उपलब्धि रही है। अब ध्यान ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सर्कुलर अर्थव्यवस्था और शहरों में व्यापक स्वच्छता पर केंद्रित है। 2025 में कचरे के पुनर्चक्रण और निपटान, शहरी स्वच्छता में सुधार और स्वच्छता जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पोषण अभियान के बारे में हम लोग जानते हैं। पोषण अभियान कार्यक्रम क्या है? इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को हुई थी। उद्देश्य है इसका बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। इसकी मुख्य विशेषता है विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करना, पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग करना, जन आंदोलन और समुदाय की भागीदारी पर जोर देना, स्टंटिंग, कम वजन, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन के बच्चों को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नवीनतम अपडेट के अनुसार पोषण संकेतकों में सुधार देखा गया है। विशेष रूप से लक्षित जिलों में पोषण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई है। इंदिरा गांधी आवास योजना का पुनर्गठन करके बनाया गया है। इसका उद्देश्य है 2024 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों में रहने वाले सभी पात्र बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इसकी मुख्य विशेषता मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता देना है। लाभार्थियों की पहचान SECC 2011 डेटा के आधार पर है। यूनिट लागत केंद्र और राज्य के बीच साझा की जाती है, जैसे 60 और 40 हिमालयी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90, 10 का है। स्वच्छ भारत मिशन SBM और महात्मा गांधी नरेगा के साथ अभिसरण है। योजना का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीणों को कवर करना था और प्रगति जारी है।
कई राज्यों में लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं और अंतिम बचे हुए परिवारों को कवर करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई है। छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय सहायता देना इसका काम है। यह राशि 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। KYC और आधार सीडिंग अनिवार्य है। इसमें लाखों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता मिल रही है। यह किसानों की आय बढ़ाने और उनकी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई है। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान से किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किसानों द्वारा बहुत कम प्रीमियम का भुगतान इसमें किया जाना है। खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5%, वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% मात्र शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है। फसल कटाई के बाद के नुकसान को भी कवर किया जाता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दावा निपटान प्रक्रिया में तेजी है। किसानों के लिए जोखिम कवरेज में वृद्धि हुई है। योजना को किसानों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें लगातार सुधार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। हर खेत को पानी के नारे के तहत सुनिश्चित सिंचाई कवरेज बढ़ाना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। मुख्य विशेषता, यह 3 मुख्य घटकों त्वरित सिंचाई और लाभ कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत को पानी को एकीकृत करती है। सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर को बढ़ावा देना है। जल संचय संरचनाओं का निर्माण करना है। देश में सिंचाई कवरेज और जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत 2015 में नवीनतम संस्करण में हुई है। 4.0 देश के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। लघु अवधि प्रशिक्षण यानी STT और विशेष परियोजनाएं SP हैं। पूर्व शिक्षण की मान्यता RPL है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रमाणीकरण और प्लेसमेंट सहायता देना है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 2022 में लॉन्च अधिक रोजगार उन्मुख और उद्योग केंद्रित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें नई पीढ़ी के कौशल जैसे AIE, कोडिंग, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स आदि शामिल है। रेल कौशल विकास योजना 2025 के तहत रेलवे में विभिन्न कौशलों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई है। भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना है। मुख्य विशेषताएं, सरलीकरण और सहायता देना है। पेटेंट आवेदन में तेजी, अनुपालन बोझ को कम करना है। सरकारी निधियों और उद्यम पूंजी तक पहुंच, फंड ऑफ फंड, सीड फंड, श्रम और पर्यावरण कानूनों के लिए स्व प्रमाणन देना है। टैक्स को प्रोत्साहन और छूट देना है। इनक्यूबेटर और टिंकरिंग लैब तक पहुंचना है। भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक बन गया है। सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नया वित्त पोषण तंत्र और नीतिगत समर्थन प्रदान कर रही है। मेक इन इंडिया, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई है। भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और घरेलू तथा विदेशी निवेशों को आकर्षित करना है। 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को नीतियों का उदारीकरण करना है। विनिर्माण क्षेत्रों की समृद्धि दर को बढ़ाना और रोजगार सृजित करना है।
नवीनतम अपडेट के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफलता मिली है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार ने 2025 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाने और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। अग्निपथ योजना, इसकी शुरुआत जून 2022 को हुई है। भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना में युवाओं को 4 साल तक की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती करना है। आयु सीमा इसमें 17.5 से 23 वर्ष होना चाहिए। 4 साल की सेवा अवधि जिसमें प्रशिक्षण अवधि शामिल है। सेना निधि पैकेज, सेवा के अंत में एक मुश्त भुगतान लगभग 11.71 लाख रुपए कर मुक्त है, टैक्स नहीं लिया जाएगा। कौशल प्रमाण पत्र और ऋण सुविधा दी जाएगी। अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र, 25% अग्निवीरों को अस्थायी कैडर के में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। योजना का कार्यान्वयन जारी है और भारतीय सशस्त्र बलों में नई भर्ती प्रणाली के रूप में स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई है। उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। लक्ष्य 2024 तक बढ़ाया गया। 4 कार्य क्षेत्र इन सिटू स्लम पुनर्विकास ISSR, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना CLSS, साझेदारी में किफ़ायती आवास AHP और लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण विस्तार BLC। कमजोर आय वर्ग EWS और निम्न आय वर्ग LIG को लक्षित महिलाओं को प्राथमिकता देना। नवीनतम अपडेट के अनुसार शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। योजना का लक्ष्य पूरा होने के करीब है और शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को ये शुरुआत हुआ है। देश भर के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए अस्थायी और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है। स्मार्ट सिटी समाधानों में जैसे स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट वाटर और गवर्नेंस को लागू करना है। नागरिक केंद्रित शहरी सेवाएं प्रदान करना है। क्षेत्र आधारित विकास और पैन सिटी पहल है। एक स्पेशल पर्पल व्हीकल SPV द्वारा कार्यान्वित है। 100 स्मार्ट शहरों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई शहरों ने विभिन्न स्मार्ट समाधानों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे शहरी जीवन का गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जून 2025 में स्मार्ट सिटी SPV के पुनः उपयोग के लिए मंत्रालय ने परामर्श जारी किया है, जिससे शहरी विकास में इनकी भूमिका और मजबूत हो सके। अमृत मिशन यानी अटल मिशन फॉर रिजुविलेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई। उद्देश्य इसका है शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं में सुधार करना, जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, तूफान जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थान। मुख्य विशेषताएं हैं। 500 शहरों को लक्षित है। इसमें राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से कार्यान्वयन, पानी की आपूर्ति और सीवेज पर विशेष ध्यान देना है। शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी है। अमृत 2.0 का लक्ष्य सभी शहरी घरों में कार्यात्मक नल कनेक्शन और सीवेज प्रबंधन कवरेज प्रदान करना है। स्वदेशी दर्शन योजना, इसकी शुरुआत 2014 से 15 में हुई है। भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास करना है। रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, रेगिस्तान सर्किट आदि जैसे 15 थीम आधारित सर्किटों को कवर करना है। पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण दिया जाता है। विभिन्न सर्किटों में पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास जारी है। योजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। समग्र शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और
शिक्षक शिक्षा की योजनाओं को मिलाकर किया गया है। स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना जो पूर्व विद्यालय को 12वीं कक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों को कवर करती है। शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिकार के प्रावधानों का विस्तार किया गया। इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण पर जोर देना है। डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी का एकीकरण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुरूप समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में समग्र गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ। गिरते बाल लिंगानुपात को संबोधित करना और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लिंग आधारित चयन पर रोकथाम करना है। बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है। बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास और शिक्षा मंत्रालय का समन्वय करना है। लिंगानुपात में सुधार और शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि में सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। सुकन्या समृद्धि खातों की संख्या 4 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 20 जुलाई 2020 को नीति के रूप में लागू हुई। भारत का शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाना है। मुख्य विशेषताएं हैं स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 संचालित पाठ्यक्रम देना है। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना है। बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। उच्च शिक्षा में लचीलापन और बहु विषयक दृष्टिकोण देना है। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। एनईपी 2020 के विभिन्न प्रावधानों को चरण में लागू किया जा रहा है, जिसमें पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा पहल शामिल है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसकी शुरुआत 2021 में हुई है। मध्याह्न भोजन का नया नाम रख दिया गया है मिड डे मील का। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। नामांकन प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाना है। ड्रॉप आउट दर को कम करना है। मध्याह्न भोजन के अलावा अब पूरक पोषण भी शामिल किया गया है। योजनाओं का कार्यान्वयन जारी है और इसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों में सुधार करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को यह लागू हुआ है। ग्रामीण और गरीब घरों में स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन यानी एलपीजी उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इसकी मुख्य विशेषता है गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। जमा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और पहला रिफिल व हॉट प्लेट के लिए वित्तीय सहायता करना है। लक्ष्य 8 करोड़ से बढ़ाकर 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन किया गया। अब इसे और बढ़ाया जा रहा है। इस योजना में ग्रामीण भारत में खाना पकाने के तकनीकों में क्रांति ला दी है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2025 में तीसरा चरण शुरू किया गया है, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई है। 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। हर घर जल सुनिश्चित कराना है। समुदाय आधारित दृष्टिकोणों पर जोर देना। पेयजल स्रोतों का सतत प्रबंधन करना है और ग्रे वाटर उपचार और पुनः उपयोग करना है। मिशन ने ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि की है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लगभग 100% कवरेज हासिल कर लिया है। मार्च 2025 तक 14.56 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं, जो लगभग 73% कवरेज है। नमामि गंगे कार्यक्रम, इसकी शुरुआत जून 2014 को हुई है। नमामि गंगे की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना, संरक्षण और कायाकल्प करना है। सीवरेज
अवसंरचना विकास, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना है, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना है, नदी की सतह की सफाई करानी है, जैव विविधता संरक्षण को बचाना है, वानिकी और गंगा ग्राम योजना करना है, जन जागरूकता और भागीदारी को करना है, सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता में वृद्धि और नदी की स्वच्छता में सुधार देखा गया है। नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में 7 प्रमुख सीवेज अवसंरचना परियोजनाएं पूरी हुई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी शुरुआत 25 फरवरी 2024 को हुई है। आवासीय उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। रूफ टॉप और प्रणालियों को स्थापित करने के लिए सब्सिडी देना है। लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन और सहायता प्रदान की जाती है। यह एक नई योजना है जो देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और बिजली के बिल को कम करने में मदद करेगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान और अर्थव्यवस्था में बदलना है। मुख्य स्तंभ, हर नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में ब्रॉडबैंड देना, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच करना, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सप्रेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना देना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को आईटी फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम को। डिजिटल इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जैसे ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, डिजिटल भुगतान, डिजिटल साक्षरता और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। स्टैंड अप योजना, शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई है। महिला उद्यमियों और अनुसूचित जनजातीय समुदायों के महिलाओं को विनिर्माण सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बैंकों द्वारा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण को देना है। समर्थन और मार्गदर्शन के लिए सिडबी द्वारा स्टैंड अप मित्र पोर्टल को जारी करना है। मार्जिन मनी और क्रेडिट कार्ड देना है। नवीनतम अपडेट, इस योजना में महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में मदद मिली है। 84% लोन स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं को उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों विश्वकर्मा समुदाय का समर्थन करना और उनके कौशल को बढ़ाना है। प्रशिक्षण 7 से 15 दिन तक और मासिक वजीफा करना है। आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये की टूल किट प्रोत्साहन राशि देना है। 1 लाख रुपये तक पहली किस्त, 2 लाख रुपये तक दूसरी किस्त तक संपार्श्विक मुक्त ऋण देना है और 5% की रियायती ब्याज दर पर। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग सहायता देना है। यह योजना पारंपरिक कला और शिल्प को पुनर्जीवित करने और कारीगरों की आय बढ़ाने में सहायता, प्रशिक्षण और ऋण वितरण की प्रक्रिया चल रही है। नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 को हुई। पूरे भारत में कृषि उपज के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना है। किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करना है। पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है। मीडिया के बीच व्यापार की सुविधा देना है। किसानों के लिए अधिक विकल्प देना है। नाम प्लेटफॉर्म पर अधिक मंडियों को जोड़ा जा रहा है और इसमें पंजीकृत किसानों और व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लाभार्थियों को मुफ्त खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। NFSA के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम धान और गेहूं और चावल मुफ्त देना है। NFSA के तहत मिलने वाले सामान्य राशन के अतिरिक्त है दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। योजना को
दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 81.35 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्य सुनिश्चित करा रही है और देश में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत जून 2011 को हुई। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित करके और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके गरीबी कम करना है। मुख्य विशेषता स्वयं सहायता समूहों का गठन और क्षमता का निर्माण करना है। परिक्रमी निधि और सामुदायिक निवेश निधि को देना है। बैंक ऋण तक पहुंच करना है। कौशल विकास और आजीविका के अवसर को बढ़ाना है। डे एनआरएलएम के ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और आजीविका के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नमो ड्रोन दीदी योजना 2023 से 2024-25-26 तक के तहत स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन दिए जाने हैं। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई। कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। 10,000 रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण पहले चरण में दिया गया। नियमित चुकौती पर 7% ब्याज सब्सिडी है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक प्रोत्साहन देना। दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः 20,000 और 50,000 तक रुपए का ऋण देना है। नवीनतम लाखों स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना से लाभ हुआ है, जिससे उन्हें अपनी आजीविका बनाए रखने और विस्तार करने में मदद मिली है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसकी शुरुआत 2014-15 में एलआईसी के माध्यम से संचालित है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एक सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है। एक मुफ्त निवेश के माध्यम से पेंशन देना है। 8% वर्ष की सुनिश्चित रिटर्न दर है और जीवन पर्यंत पेंशन की गारंटी है। वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में यह योजना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2024 को है लागू हुआ। ग्रामीण सड़कों में सभी पात्र असंबद्ध बस्तियों को 12 मासिक सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है। मुख्य विशेषताएं सभी मौसम में सड़कों का निर्माण, अपग्रेडेशन और रखरखाव पर भी ध्यान देना है। पीएमजीएसवाई 3 का लक्ष्य ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतम माध्यमिक विद्यालय और अस्पतालों को जोड़ना है। ग्रामीण कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिला है। पीएमजीएसवाई 4 की भी चर्चा है। उड़े देश का आम नागरिक, इसकी शुरुआत 2016 को हुई। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना और हवाई यात्रा को आम नागरिक के लिए किफ़ायती बनाना है। किफ़ायती हवाई किराया देना है मुख्य उद्देश्य। छोटे और हवाई अड्डों का विकास करना है। विमानन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है। योजना के तहत नए मार्ग शुरू किए गए हैं, जिससे क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन योजना 2011 में एक प्राधिकरण के रूप में 2016 में एक मिशन के रूप में पुनर्गठन। गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और उसके स्वास्थ्य और जीवन शक्तियों को बहाल करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना है। गंगा नदी बेसिन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण, सीवरेज और औद्योगिक प्रदूषण के लिए उपचार संयंत्रों का निर्माण करना है। गंगा नदी की स्वच्छता और अविरलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं जारी है। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम
शुरुआत निरंतर प्रक्रिया। उद्देश्य रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण और विस्तार करना, गति, सुरक्षा और दक्षता में सुधार करना है। मुख्य विशेषता बुलेट ट्रेन परियोजना जैसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का परिचय कराना, रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास करना है, ट्रैक विद्युतीकरण और दोहरीकरण, नई फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं का विकास करना है। भारतीय रेलवे का नेटवर्क तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है, जिससे यात्री और माल ढुलाई दोनों के लिए कनेक्टिविटी और दक्षता में सुधार हो रहा है। बिहार सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। आरंभ होने का वर्ष 2018 में किया गया है। राज्य की कन्या शिशु को बैंकों के माध्यम से कुल 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। नोडल एजेंसी इनके महिला विकास निगम बिहार द्वारा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। योजना का अवलोकन करते हैं। योजना का नाम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। इसके 2 दिसंबर 2016 को आरंभ किया गया है। उच्च शिक्षा हेतु 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है स्टूडेंट्स को। नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग बिहार सरकार। योजना को विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया। बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 64 वर्ष की आयु के वैसे गरीब परिवारों के व्यक्ति जिनकी आय शहरी क्षेत्रों में 5500 वार्षिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 वार्षिक से कम हो, को 300 रुपये प्रति माह प्रति पेंशनधारी की दर से पेंशन दिया जाता है। इसमें बंधुआ मजदूर के मामले में आय एवं उम्र की सीमा लागू नहीं है। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1974 से किया जा रहा है। बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना दिशा निर्देश। योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। आरंभ होने का वर्ष है 2018। बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे। अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य से 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए है। ई रिक्शा के खरीदने की स्थिति में मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 17,000 रुपये। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत इसका आरंभ हुआ 2018 में। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी लाभार्थी होंगे। इसके बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे, जैसे सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए की एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। संयुक्त परीक्षा बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। आरंभ होने की तिथि 2021 में हुई है। बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को लाभ प्रदान किए जाते हैं, जैसे महिला को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, जिसमें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार अनुदान के रूप में उन्हें देगी। योजना के चयन के बाद लाभार्थी को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये का भी व्यवस्था की जाएगी। यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी। बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। इसकी शुरुआत 2022 में हुई है। इस योजना के लाभार्थी होंगे। योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण करवाने पर निम्नलिखित रूप से अनुदान दिया जाएगा। अन्य वर्गों के लाभार्थी को 50% का अनुदान दिया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 70% दिया जाएगा। उद्यमी आधारित वर्ग के लिए 30% अनुदान दिया जाएगा। संपूर्ण टीकाकरण योजना।
इसकी शुरुआत 2018 में हुई है। कन्या की आयु 2 वर्ष पूरा होने पर संपूर्ण टीकाकरण कराने के उपरांत बैंक खाते में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2007 में आरंभ हुआ है। 3,000 बिहार सरकार द्वारा एक मुश्त राशि जो अंत्येष्टि क्रिया के लिए दिया जाएगा। राज्य के बीपीएल परिवार होंगे इसके लाभार्थी। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना। इसका लाभ छात्रावास में रहने वाले 1,000 रुपये प्रतिमाह छात्रावास अनुदान दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र को ये लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। योजना का नाम मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना 2017 में शुरू हुआ। साइकिल खरीदने के लिए छात्रों को 3,000 रुपये की आर्थिक राशि सहायता दी जाती है। राज्य के बीपीएल परिवार इसके लाभार्थी हैं। बिहार संबल योजना। बिहार संबल योजना निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा है। विशेष विद्यालयों के शिक्षा एवं छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 2018 में हुई। बालिका के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। बिहार मुख्यमंत्री राज्य के सिविल सेवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे इसके लाभार्थी। बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे। सिविल सेवा प्रोत्साहन परीक्षा यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए की एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना। राज्य की महिला निर्माण श्रमिक महिला को बच्चे के जन्म के उपरांत न्यूनतम 90 दिन की मजदूरी की समतुल्य राशि दी जाएगी। युद्ध सम्मान योजना। 15 लाख रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। थल, वायु और नौसेना के पूर्व सैनिक इसमें लाभार्थी हो सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पूर्व सैनिक इसके लाभार्थी हैं। बिहार छत पर बागवानी योजना 2022 में चालू हुआ। बिहार छत पर बागवानी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत मकान के छत पर 300 वर्ग फीट का खुला हुआ स्थान पर छत पर बागवानी लगाई जाएगी। प्रति इकाई 300 वर्ग फीट पर कुल 50,000 रुपये हैं, जिस पर 50% 25,000 अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। निक्षय पोषण योजना 2018 में इसकी शुरुआत हुई है। 500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता या समान कीमत में खाद्य उत्पादन है। लाभार्थी इसके टीबी के मरीजों को। परीक्षा उपयोगी प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 में तैयार किया गया। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1953 को हुआ। इसका गठन तब किया गया जब भारत सरकार ने महसूस किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 1952 में बनाया गया था, वित्त की कमी के कारण पूरे भारत में लागू नहीं किया जा सकता था। जल जीवन मिशन की सकल बजट कितनी है? यह हो जाएगा 17,000 करोड़। जल जीवन मिशन की बजट 17,000 करोड़ रुपए है। इस मिशन के तहत 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर को नल जल से सुलभ करने के लिए 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल करना है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना था। केंद्रीय सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है।
कब तक? 2027 तक बढ़ाया है। अटल भूजल योजना को 25 सितंबर 2019 तक शुरू किया गया था 19 में। इससे भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय, विश्व बैंक की भागीदारी 50-50 की है। इसके लिए 6,000 करोड़ का वित्त आवंटित किया गया। इस योजना की समय अवधि वर्ष 2020 से 2025 तक थी, किंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण योजना की कार्यविधि बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? आंसर हो जाएगा उनमें से कोई नहीं है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। इस योजना का लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना आदि था। 8वीं योजना के उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। इस योजना में लक्षित वृद्धि की दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास पर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? आंसर देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में की गई। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं आर्थिक समृद्धि का विकास करना, आधुनिकीकरण दूसरा है, तीसरा का आत्मनिर्भरता है, चौथा का समानता एवं न्याय है, पांचवा सुरक्षा एवं शांति है। 12वीं पंच योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा सी 4.0%। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 2017 तक था। इसके अंतर्गत विशेष जोर स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई और जल संसाधन पर था। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि से देश का चहुमुखी विकास करना था। इसमें 8% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सहायक क्षेत्र में 4% की वृद्धि का दर का लक्ष्य रखा गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैराल्ड-डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड-डोमर मॉडल का आधारित था, जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। प्रथम योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दिया गया। प्रथम योजना में लक्षित विकास दर 2.1% के मुकाबले 3.6% की विकास दर की प्राप्ति हुई। प्रथम योजना में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजना चालू की गई। सामुदायिक विकास प्रणाली कार्यक्रम 1952, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जैसी योजना इस दौरान प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित किस चीज़ से है? आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं, देख लेते इसका आंसर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिले में किया गया। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की 3 मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। इस योजना के तहत प्रारंभ में पूरे देश में 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि रखने वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान की गई, किंतु 1 जून 2019 तक इसके दायरे को विस्तारित करते हुए देश के सभी खेतिहर किसान परिवारों को इसमें शामिल कर लिया गया। हालांकि पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर अदा करने वाले प्रभावशाली पेशेवर किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। कृषि जनगणना 2015-16 के आधार पर इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 14 करोड़ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मूल्य ये है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई है।
देय प्रीमियम राशि के रूप में किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम भुगतान किया जाना है। वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% निर्धारित है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह उत्तर सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। जीवंत कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी मुख्य रूप से चीन के साथ सीमा पर दूरस्थ बस्तियों में सामाजिक एवं वित्तीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बजट प्रस्ताव में घोषित एक सरकारी योजना है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? ग्रामीण आय को बढ़ाना ही मनरेगा का उद्देश्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू रोजगार गारंटी योजना है, जिसे सितंबर 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। यह योजना 2 फरवरी 2016 को देश की 200 जिलों में शुरू की गई। 1 अप्रैल 2008 को इसे अंततः भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को अधिनियम में संशोधन के द्वारा नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का उद्देश्य टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना और ग्रामीण आय बढ़ाना। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यह योजना विनोबा भावे को सर्वोदय के विचार से प्रेरित थी। इस योजना में कृषि और लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रकाश डाला गया। इसमें भूमि सुधारों और विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना के साथ विदेशी तकनीकों के से मुक्ति पर जोर दिया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत भारतीय सरकार द्वारा किस मंत्रालय के तहत की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। दीनदयाल ग्रामीण विकास कौशल योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2014 में की गई थी। विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर कुल खर्च कितना था? आंसर हो जाएगा 1300 करोड़ रुपए। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बिहार की प्रस्तावित खर्च 13,000 करोड़ रुपए था, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह खर्च बढ़कर 2,28,452 करोड़ रुपए हो गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1992 से 97 तक था। निम्नलिखित में कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? सीधा आंसर ही इसका देख लेते हैं। हालांकि 70 मिलियन नए कार्यक्रम के अवसरों का सृजन 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। इसके बजाय इस योजना में 58 मिलियन रोजगार अवसर के सृजन का लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि जीडीपी को 4% बढ़ाना था तथा शिक्षित बेरोजगारों को 5% से कम करना एवं अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर को 50% तक बढ़ाना था। बिहार सरकार की मिशन दक्ष पहल का संबंध किससे है? शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों से है। बिहार सरकार के 1 दिसंबर 2023 को मिशन दक्ष शुरू किया गया। दक्ष मिशन ने बिहार के बीच स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस योजना के तहत 3 से 8 तक के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कक्षाएं प्रदान की जाती है। दक्ष कक्षा दोपहर 3:30 बजे से 4:15 के बीच संचालित की जा रही है। दक्ष का पूरा नाम डायनामिक अप्रोच ऑफ नॉलेज एंड स्किल है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य के लैंगिक असमानताओं से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का उद्देश्य महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित एकीकृत कार्य है। इसके अंतर्गत 60,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं से संबंधित सूचनाओं और संग्रहण, भंडारण, प्रकाशन एवं प्रसार, अनुसंधान, विकास हेतु बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन जेंडर रिसोर्स सेंटर संचालित है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार कौशल विकास मिशन का कार्य है? डी, बिहार सरकार द्वारा 2016 में बिहार कौशल विकास मिशन की शुरुआत की गई। इसके प्रमुख कार्य युवाओं को कौशल प्रदान करने के साथ प्रक्रिया और मानदंडों का मानकीकरण, वेब आधारित प्रशिक्षण वितरित करना और केंद्रीकृत निगरानी प्रदान करना और प्लेसमेंट की सुविधाएं हेतु इंटरफेस के लिए एक साझा मंच प्रदान करना। इस मिशन का लाभ 15 से 25 वर्ष के 10वीं पास के युवा हैं।
किस प्रधानमंत्री के नाम पर राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई थी? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत 11 जनवरी 2010 को की गई थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट की ग्रिड संयोजित सौर विद्युत दक्षता का विकसित करना है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। बिहार के द्वारा घोषित की गई 7 निश्चित भाग 2 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर क्षेत्र में सिंचाई का पानी, स्वच्छ ग्राम, ग्रामीण समृद्धि, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, आसान कनेक्टिविटी, सभी के लिए अतिरिक्त सुविधाएं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा खगड़िया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस लौटे मजदूरों को एक रोजगार उपलब्ध कराना था। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन कौन से छात्र 2021 से 22 से कंप्यूटर शिक्षित और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6 एवं इससे ऊपर के कक्षाओं के सभी छात्र 2021-22 कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और उच्च शिक्षा को सकल निर्माण अनुपात को वर्ष 2035 तक 50% बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चित योजना अभियान प्रारंभ किया गया है 2015 में। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई है? आंसर होगा 2 अक्टूबर 2019 को। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत वृक्षों का रोपण, परंपरागत जल स्रोत, तालाब, कुआं आदि का जीर्णोद्धार किया गया। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर इनमें से कोई नहीं है। 5 अगस्त 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों को जिनकी राज्य में शराबबंदी के आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवारों के लिए 7 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य समुदायों को लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार द्वारा इसके योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बिहार सरकार के 7 निश्चित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बाल कल्याण। बिहार सरकार के 7 निश्चित योजनाएं महिला रोजगार, साफ पानी पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, शौचालय का निर्माण, अवसर बढ़े आगे बढ़े आदि सम्मिलित है, जबकि बाल कल्याण इस योजना का उद्देश्य नहीं है। जीविका का बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। इस परियोजना को बिहार ने 38 जिलों में कुल 534 प्रखंडों में विभिन्न चरणों में संचालित किया जाना है। बिहार के SPUR परियोजना का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा नगर निगम। बिहार में SPUR योजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। ब्रिटेन में सहयोग से संचालित बिहार सरकार की SPUR योजना 5 घटक है: वित्त, नगरीय आधारभूत संरचना, नगरीय प्रशासन योजना, स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में के हाथों में रह गया था। प्रधानमंत्री जाति के हिंदू। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में खत्म कर दी थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदुओं लोगों के हाथों में है।